तो आज हम भूमाफिया वक्फ के संभल कांड को डिकोड करेंगे। सोचिए, वक्फ बोर्ड ने संभल को ही अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, प्राचीन कल्कि मंदिर, यानी कि जिस जगह के बारे में यह मान्यता है कि वहीं कल्कि अवतार होने वाला है, उसे भी वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता रहा है, जिसका आधार है एक ऐसा वक्फनामा जिसे पुलिस ने फर्जी करार दे दिया है और एफआईआर भी दर्ज कर ली। आप वो वक्फनामा इस समय देख रहे हैं और ये मेरे हाथों में भी है, और जिसके आधार पर संभल के 4 किलोमीटर के एरिया को वक्फ संपत्ति बताया जा रहा है, जिसमें सदर कोतवाली वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसमें प्राचीन कल्कि विष्णु मंदिर भी वक्फ की संपत्ति है। इस वक्फनामे के मुताबिक तो संभल का डाकघर, जिला अस्पताल, तहसील, कचहरी, नगर पालिका दफ्तर, यहां तक कि संभल का बाजार भी वक्फ की प्रॉपर्टी। यह वो वक्फनामा है जो संभल के एक बड़े इलाके पर वक्फ का मालिकाना हक का दावा करता है, लेकिन यह वक्फनामा फर्जी है। यह वक्फनामा पूरी तरह नकली है। इस वक्फनामे को कोई कानूनी मान्यता नहीं दे रहा और अब पुलिस ये झूठा वक्फनामा तैयार करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके एक्शन लेने की तैयारी में है। लेकिन इस वक्फनामे के फर्जी होने का सबूत क्या है, मैं आपको यह भी बताता हूं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सबूत यह है कि 23 अगस्त 1929 को यह वक्फनामा अनरजिस्टर्ड था, यानी कि 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर हुए इस वक्फनामे में संभल की जो संपत्तियां वक्फ की बताई गई है, उसका कोई सरकारी रिकॉर्ड ही नहीं है। आप सोचिए कि जो सरकार के रिकॉर्ड में भी जो संपत्ति नहीं है, उसे भी वक्फ कर दिया गया। ये वक्फ के नाम पर होने वाले घोटाले का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। और दुनिया भर, देश भर में वक्फ के नाम पर जिस तरीके से संपत्तियों पर अवैध कब्जे जमाए गए, जिस तरीके से संपत्तियां हड़पी गई, उसकी एक वानगी भर है। और किस तरीके से वक्फ इस देश में सबसे बड़ा जमींदार बन गया, रेलवे के बाद, डिफेंस के बाद, ये कड़ी भी उससे जुड़ती है। दूसरा सबूत यह है कि वक्फनामे में वक्फ की जमीन में स्वामित्व का कोई जिक्र ही नहीं, यानी संभल की 4 किलोमीटर एरिया की जमीन को किसने वक्फ किया, इसका असली मालिक कौन है, इसका कोई अता पता नहीं। जबकि वक्फनामे में लिखा जाता है कि वक्फ की गई जमीन या संपत्ति, उसका असली मालिक कौन है और वो किस आधार पे वो संपत्ति वक्फ कर रहा है। और ये जो आरोप लगते रहे हैं इस देश में, और इस देश के कानून में बदलाव करके वक्फ बोर्ड को जो अधिकार दे दिया गया कि चाहे संपत्ति किसी की हो, लेकिन अगर कोई ये कह देता है, जिसे वक्फ बाय यूजर कहा जाता है, कि अगर उस संपत्ति पे कोई ये कह देता है कि ये संपत्ति कभी धार्मिक पर्पस से, कभी मजहबी इस्तेमाल में लाई जाती रही है, तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की हो जाती। बहुत मुमकिन है कि इसी तरीके से, यही फर्जीवाड़े से इस देश में तमाम संपत्तियों पर कब्जा किया गया। और इस संभल में भी उसी तरीके से ये जो संभल के पूरे इलाके को वक्फ बताया जा रहा है, उसका आधार भी बहुत मुमकिन है कि यही हो। अब तीसरा सबूत, इसको भी देखिए। वक्फनामे में संभल की हजारों बीघा जमीन का बैनामा करने वाले मोहम्मद समद की संपत्ति का कोई ब्यौरा नहीं है। वक्फनामे में लिखा गया है, मोहम्मद समद ने लिखा है कि मैं अपनी संपत्ति को मदरसे के निर्माण के लिए दे रहा हूं, यानी कि मोहम्मद समद ऐसी संपत्ति का वक्फनामा कर रहा है जिसका वो मालिक ही नहीं है। और 1 मिनट के लिए अगर वो मालिक अपने आप को मानता भी है, तो आप सोचिए कि हजारों बीघा जमीन मदरसे के निर्माण के लिए कोई देता है क्या। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि मोहम्मद समद जो कि वक्फनामा कर रहा है, उसके खाते में यह जमीन है ही नहीं, फिर भी वो उसका वक्फ कर दे रहा है। इस तरीके से इस देश में वक्फ की संपत्तियां जुटाई गई और लाखों एकड़ जमीनें जो आज वक्फ जिसका मालिक बन बैठा है, उसमें इसी तरीके से घपले के तहत बहुत सारी संपत्तियां इकट्ठा की गई। यह भी उसी से जुड़ा हुआ एक सबूत है। और चौथा सबूत यह है
कि वक्फ एक्ट 1995 की जो धारा 56 है वो ये कहती है कि किसी भी वक्फ संपत्ति को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। लेकिन वक्फनामे में बताए गए इलाके में बहुत सारी संपत्तियों की खुलेआम खरीद बिक्री चल रही है, बल्कि कई दशकों से चल रही है और लगातार चल रही है। तो ये वो सबूत हैं जिसके आधार पर संभल प्रशासन और पुलिस के वक्फनामे को फर्जी करार दिया है और इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों की पहचान और कार्रवाई की तैयारी शुरू की गई। जो पेपर है वो बहुत ही रैंडमली कुछ बनाया गया है, अनरजिस्टर्ड है, तो सत्यापित तो है नहीं किसी भी रूप में। दूसरा, शहर में लगभग 4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इतने एरिया के बीच की प्रॉपर्टी को वक्फ दर्शाया गया है उस पेपर में। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं उनकी ओवरलैपिंग भी है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई नॉन जेडे की प्रॉपर्टी होती है या अंदर चुंगी या शहरी जिसको प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर रकबा और गाटा संख्या खुला होना चाहिए। तो किसी में भी रकबे का उल्लेख नहीं है। अभी तक जो कागज दिए गए थे उनके परिशीलन से तो ये पाया जा रहा है कि थाना कोतवाली है, ये भी एक वक्त प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये अब आप सोच रहे होंगे कि संभल को वक्फ प्रॉपर्टी बताने वाला ये फर्जी दावा आया कहां से। तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि संभल में जामा मस्जिद के सामने जो सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है, इसी निर्माण को रुकवाने के लिए इस फर्जी वक्फनामे को एक तरीके से प्रकट कराया गया और दावा किया गया कि जिस जगह पर पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ की जमीन, ताकि पुलिस चौकी को बनने से रोका जा सके। लेकिन संभल पर वक्फ के दावे के जो बहुत सारे प्रमोटर हैं, उसमें सबसे बड़े प्रमोटर या यूं कहें कि जो चीफ प्रमोटर हैं वो हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने एक वक्फनामे को सोशल मीडिया पर शेयर किया और संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी के निर्माण को गैर कानूनी बता दिया। ओवैसी साहब ने यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार को कानून की कोई इज्जत ही नहीं। सोशल मीडिया पर वक्फ के दावे को प्रमोट करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने इस दावे का मौखिक प्रचार भी खूब जोर शोर से किया। ये कौन सी संभल की पॉलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे। तो ओवैसी के दावे के बाद ही संभल पुलिस और प्रशासन एक्टिव हुए। वक्फनामे के फर्जी होने की बात साबित हो गई तो संभल पर वक्फ के मालिकाना हक का दावा करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने और उसका प्रचार करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। फिलहाल तो मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है, लेकिन ओवैसी इस मामले में घिर सकते हैं क्योंकि जांच में पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ का दावा गलत निकला है और ओवैसी यही दावा कर रहे हैं कि ये जो जमीन है ये वक्फ की। वैसे ओवैसी जैसे पढ़े लिखे नेता से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरीके के वक्फनामे को प्रमोट करेंगे जिसकी विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान। लेकिन नेतागिरी जो ना करवाए। जिस एक्स अकाउंट से असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फनामा शेयर किया, उसी एक्स अकाउंट के बायो में ओवैसी साहब ने यह भी लिखा है कि वो लंदन से बैरिस्टर इन लॉ हैं, यानी कि ओवैसी कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, जिसका प्रदर्शन वो अक्सर करते भी रहते हैं। लेकिन शायद सियासी फायदे के लिए वक्फ वाले फर्जीवाड़े को ओवैसी ने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि यह बात कोई मान ही नहीं सकता कि इतने बड़े बैरिस्टर ओवैसी वक्फनामे की कानूनी विश्वसनीयता को उन्होंने चेक न किया और उन्हें पता न चला हो कि वक्फनामा फर्जी है। इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, जैसा कि संभल की पुलिस और प्रशासन दावा कर रहा है। जब नेता फर्जी कागजातों के आधार पर लोगों को उकसाते हैं तो उसका कितना खतरनाक साइड इफेक्ट होता है, इंपैक्ट होता है, वो सोशल मीडिया पर अब दिखाई भी दे रहा है। सोशल मीडिया पर कट्टरपंथियों का ग्रुप एक्टिव हो चुका है। एक बार देखिए जरा कि कैसे कैसे पोस्ट किए जा रहे हैं। उसमें से कुछ पोस्ट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ समूचे संभल को वक्फ की प्रॉपर्टी बताने की साजिश की बात फैलाई जा रही है और दूसरी तरफ
सोशल मीडिया पर उकसाने और भड़काने का खेल भी फुल स्पीड में शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर पड़ताल के दौरान हमें ऐसे कई खतरनाक पोस्ट दिखे जिसमें मुसलमानों को संभल के नाम पर लड़ाने भिड़ाने की साजिश साफ साफ दिखाई दे रही है। इन पोस्ट में भड़काऊ बातें लिखी जा रही है, जैसे कि संभल जामा मस्जिद पर खतरे के बादल छाए हुए हैं, अयोध्या के विवादित ढांचे की याद दिलाकर मुसलमानों को उकसाने का खतरनाक खेल चल रहा है और इस इरादे से लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। ओवैसी जैसे नेताओं को यह समझना होगा कि उनकी बातें किस लेवल पर रंग दिखा रही है। वो तो बड़ी आसानी से बोल देते हैं, लिख देते हैं, भाषण में जिक्र करके और चले जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका कहा सुना कितना खतरनाक रूप ले लेता है। सोशल मीडिया पर संभल को लेकर जितनी डिबेट और डिस्कशन हो रही है, उसमें ज्यादा तादाद ऐसे जहरीले पोस्ट की है जो कि एक तरीके से संभल का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए। और यह मत भूलिए कि संभल को हिंसा की आग में जलाने के मामले में पड़ताल हुई तो पाकिस्तानी कारतूस तक मिला, यानी कि सरहद पार भी साजिश के तार जुड़ते हुए दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि कहीं सोशल मीडिया पर भी वही नापाक मंसूबा तो नहीं रंग दिखा रहा है। इसीलिए इस नाजुक वक्त में हम आपको ऐसी साजिशों से आगाह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर संभल कर ही संभल से जुड़ा कुछ भी कंटेंट आगे बढ़ाइए, पोस्ट कीजिए। एक और पोस्ट जरा देखिए, इसमें संभल के अधिकारियों को सीधे सीधे कम्युनल बताने का प्रोपेगेंडा चल रहा है, जबकि संभल में कैसे पुलिस वालों ने जाबाजी दिखाकर अपने सीने पर पत्थर खाकर संभल को जलने से बचाया। सोशल मीडिया पर ओवैसी के वक्फ वाले दावे का प्रचार करने में एक पूरा सिंडिकेट लगा हुआ है, जबकि पुलिस प्रशासन वक्फ वाली थ्योरी को न सिर्फ खारिज कर चुका है बल्कि मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बावजूद इसके सोशल मीडिया पे ओवैसी का प्रोपेगेंडा तेजी से आगे बढ़ता है। अब सवाल यह है कि ओवैसी के साथ साथ और कौन कौन लोग हैं, कौन कौन नेता हैं, कौन कौन साजिश करता है जो कि इस पूरे प्रोपेगेंडा को खाद पानी मुहैया करा रहे हैं। इस कड़ी में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम सबसे पहले आता है। बर्क संभल हिंसा के मामले में आरोपी हैं और आज तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस की जांच जारी रहेगी। तो संभल को लेकर जितने भी खुलासे हो रहे हैं, जितनी साजिशों से पर्दा हट रहा है, उससे तुष्टिकरण वाली सियासत भी एक्सपोज हो रही है। जरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। आगरा के एक मामले को लेकर वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए दिखाई देते हैं। असल में आगरा में कुछ बिल्डर्स ने एक पुरानी हवेली को गिरा दिया, या उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने एक पुरानी हवेली को गिरा दिया। बस इतनी सी बात से अखिलेश छटपटा उठे। एएसआई से सोशल मीडिया पर पूछ लिया, या यूं कहिए कि उन्हें आगाह कर दिया कि अगर अभी नहीं जगे तो एएसआई की प्रतिष्ठा पर बुलडोजर चल जाएगा। अब सवाल यह तो उठेगा ही कि अखिलेश यादव एएसआई के हाथ उस वक्त क्यों रोक रहे थे जब एएसआई की टीम संभल में सर्वे के लिए पहुंची थी। वो भी तो तब भी तो कानूनी काम ही कर रही थी। और जब संभल में मिले मंदिर और कूपों और बावड़ियों की जांच हो रही थी, तब वो एएसआई पर क्या कह रहे थे, एक बार वो पोस्ट भी देखिएगा। तब अखिलेश यादव को ये सारी बातें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। और यहां एक ऐसी इमारत जिसका कि ऐतिहासिक तौर पर कोई महत्व नहीं है, सिर्फ नाम ही मुबारक मंजिल है, उसके टूटने से अखिलेश बौखला उठे। अखिलेश यादव को जितनी चिंता आगरा के मुगलकालीन इमारतों की है, उसका अंश मात्र भी फिक्र उन्हें संभल के सनातनी निशानों को लेकर नहीं हुई। अब सवाल तो उठेगा ही कि अखिलेश को मुगल विरासत की इतनी चिंता क्या सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि यह उनके वोट बैंक की राजनीति से जुड़ता है, और वो सनातनी प्रतीकों और सनातनी गौरव की बात इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उसमें उन्हें वोट बैंक का मामला नहीं दिखाई देता।